Hello everyone, this is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. एक्चुअली स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप जो है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे एक लेक्चर दीजिए, तो दैट्स व्हाई आई हैव प्रिपेयर द लेक्चर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमारे फ्रेमर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो दे वर वेरी इंटेलिजेंट। अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश करी कि आगे जो भी वो एंटिसिपेट कर सकते हैं फ्यूचर को, उन सब प्रोविज़न को वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करें, क्योंकि हमारी कंट्री में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है और जितनी भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी पावर्स हैं और जो इन पावर के होल्डर हैं, सबको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना होता है। लेकिन फिर भी जैसे जैसे जनरेशन आती है तो उनकी जो है ग्रोइंग नीड्स होती है, सोसाइटी चेंज होती चली जाती है, तो सोसाइटी की चेंजिंग नीड को पूरा करने के लिए कभी कभी हमें अपने लॉ में भी चेंज करना पड़ता है। एंड इट इज़ इम्पेरेटिव टू कैटर द नीड ऑफ ग्रोइंग सोसाइटी। जैसे हमने रिसेंटली देखा कि जम्मू कश्मीर से जो है 370 जो है हट गया, तो दैट वाज ए वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। और गे की जो रिलेशनशिप थी उसको जो है डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो हमने देखा कि जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस होते हैं या हमारे देश की डिमांड होती है, उसके हिसाब से हमें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना ही पड़ता है। अगर हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का कोई भी प्रोविज़न नहीं होगा, तो फिर तो जो आज़ादी के टाइम पे हमारी सिचुएशन थी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसी हिसाब से जो है सब चीज़ें होती चली जाएंगी। लेकिन ये सब चीज़ें जो है आज की जनरेशन जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कराने के लिए फिर क्या करेगी, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को अडॉप्ट करेगी, जैसे कि प्रोटेस्ट करेगी, धरना करेगी, आंदोलन करेगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट करने का भी एक प्रोविज़न आर्टिकल 368 में रखा है। तो आर्टिकल 368 जो है वो ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे होगा। आप लोगों को पता ही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल भी है और यहाँ पर स्टेट भी है। तो हम जब पूरे वर्ल्ड में देखते हैं तो जहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि आपका अमेरिका में हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड है। उसमें जो है वो पार्लियामेंट की हेल्प भी लेते हैं और रेफरेंडम भी लेते हैं। रेफरेंडम मीन्स जनमत संग्रह भी कराते हैं। लेकिन हमारे पॉलिसी मेकर्स ने जो है उसको इतना रिजिड नहीं रखा है। हमारे पॉलिसी मेकर जो थे, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दोनों ही केस नहीं रखे, ना तो एक्सट्रीम हाई रखा है ना ही एक्सट्रीम लो रखा है। इट मीन्स ना तो बहुत रिजिडिटी में गए हैं और ना ही बहुत फ्लेक्सिबल वो जो है हुए। उन्होंने एक बीच का रास्ता जो है अपनाया। तो ऑस्ट्रेलिया में मैं पहले बताती हूँ इतना रिजिड कैसे है, तब आपको पता चलेगा कि इंडिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का तरीका है वो एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी जो है फ्लैक्सिबल हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या करते हैं, सबसे पहले तो जब भी कोई अमेंडमेंट करना होता है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस की मेजॉरिटी जो है उसको प्रपोज करेगी। उसके बाद फिर उसे रेफरेंडम के लिए जो है प्रपोज किया जाता है और जो इलेक्टर्स हैं उनको 6 महीने के अंदर अपनी जो है अप्रूवल देनी पड़ती है। और ऑस्ट्रेलिया की मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट मीन्स जितनी भी स्टेट है उनकी मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट के मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टर्स जो है उसको जो है पास करेंगे, तभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हो सकता है। तो यू नो कि इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बीच का रास्ता निकाला गया है। कहीं पे तो इसको फ्लेक्सिबल बना दिया गया है और कहीं पे इसको थोड़ा सा रिजिड बना दिया गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट 3 तरीके से होता है। सबसे पहले होता है सिंपल मेजॉरिटी से, फिर सेकंड है हमारा स्पेशल मेजॉरिटी से, एंड थर्ड आता है कि हमारी स्पेशल मेजॉरिटी तो होनी चाहिए, साथ के साथ रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स भी होना चाहिए। तो जो अमेंडमेंट है वो 3 तरीके से होता है। पहला कौन सा है, बिल्कुल ठीक बोला आपने, पहला है सिंपल मेजॉरिटी से।
सेकंड कौन सा हुआ? सेकंड होगा स्पेशल मेजॉरिटी से, मतलब पहला तो सिंपल मेजॉरिटी से हो गया और सेकंड होता है आपका स्पेशल मेजॉरिटी से। और थर्ड जो आपका चेंज हो सकता है वो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया कि उसमें स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए होती है, साथ के साथ हमें स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी सिंपल मेजॉरिटी की। तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है कि इसमें आर्टिकल जो है हमारा 5, आर्टिकल 169, आर्टिकल 239, तो कौन कौन से 3 आर्टिकल हो गए? आर्टिकल 5, आर्टिकल 169, आर्टिकल 239 ए में अगर हमें अमेंडमेंट करना होता है तो हम सिंपल मेजॉरिटी से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। करेक्ट, ये वाला बिल्कुल क्लियर हो गया। अब सेकंड आते हैं हम स्पेशल मेजॉरिटी। यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी नहीं लिखी है, यहाँ पे लिखा है स्पेशल मेजॉरिटी। तो जो सिंपल मेजॉरिटी के अमेंडमेंट थे कौन कौन से मैंने बताए थे? आर्टिकल 5, आर्टिकल 169, आर्टिकल 239, इनको छोड़कर, ठीक है, क्योंकि ये तो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं, तो इनको छोड़कर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं वो सारे हमारे स्पेशल मेजॉरिटी से होते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि एक तो ये पार्लियामेंट के दोनों हाउस कौन कौन से हो गए? राज्यसभा और लोकसभा, कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस की मेजॉरिटी से ये इफेक्ट होना चाहिए। और दूसरा है, जब इस बिल पे डिस्कशन किया जा रहा है, जब इसको अप्रूव किया जा रहा है, तो उस वक्त जितने भी वोटर्स वहाँ के जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं और जिनको वोटिंग में भी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से कम 2/3 की मेजॉरिटी से ये पास होना चाहिए। तो इसीलिए इसे बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। तो इट मीन्स जो मेंबर प्रेजेंट हैं और जो वोटिंग कर रहे हैं उनमें से कम 2/3 मेंबर इसे अप्रूव करेंगे, तभी जो है ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया हुआ माना जाएगा। तो आपको सिंपल मेजॉरिटी पता चलेगी, उसमें सिर्फ 3 आर्टिकल आते हैं। अब स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है? उन तीनों आर्टिकल्स को छोड़ के बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होते हैं। अब थर्ड कैटेगरी आती है स्पेशल मेजॉरिटी एज वेल एज रेटिफिकेशन बाय द स्टेट। देखिए, अगर पार्लियामेंट को ही हम पूरी पावर दे देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि फेडरल प्रिंसिपल चलता है, पार्लियामेंट भी अलग है और जो है स्टेट भी अलग है। अगर हम पार्लियामेंट के पास ये पूरी की पूरी अमेंडमेंट की पावर डाल देंगे तो वो जो है स्टेट के जो वर्किंग है उसमें इंक्रोचमेंट कर सकती है। तो इसी से बचने के लिए अगर स्टेट को भी लगता है कि कुछ ऐसा मैटर में अमेंडमेंट हो रहा है जिसमें स्टेट का इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे केस में स्टेट भी जो है अमेंडमेंट के प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो इसमें क्या होता है? स्पेशल मेजॉरिटी से तो पास हो गई है, वो तो आपको पता ही है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस की मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, और जो मेंबर से अप्रूव कर रहे हैं, जो वहाँ पे प्रेजेंट है और जो वोटिंग कर रहे हैं, उनके कम से कम 2/3 मेंबर उसको जो है अप्रूव करेंगे। साथ के साथ कंट्री की टोटल स्टेट की हाफ स्टेट उसको जो है रेटिफाई भी करेंगी। जब हाफ स्टेट उसको रेटिफाई कर देती हैं तभी माना जाएगा कि ये वाला जो है अमेंडमेंट कंप्लीट हुआ। अब इसके कुछ डिफरेंट कैटेगरी है जहाँ पे हमें स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए होती है, साथ के साथ स्टेट का रेटिफिकेशन भी। तो वो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले है आर्टिकल 54 एंड 55। कौन सा है? आर्टिकल 54 एंड 55। इट मीन्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई हम अमेंडमेंट कर रहे हैं तो उसमें स्टेट का रेटिफिकेशन जरूरी होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 73 एंड 162। ये जो है स्टेट और सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर की एक्सटेंट में अगर हम कोई चेंज कर रहे हैं, मीन्स सेंट्रल की कितनी एग्जीक्यूटिव पावर होगी और स्टेट की कितनी एग्जीक्यूटिव पावर होगी, अगर हम इसको डिसाइड कर रहे हैं या इसमें कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं तो भी हमें जो है स्टेट का रेटिफिकेशन जरूर चाहिए। फिर है आर्टिकल 124 टू 147, आर्टिकल 214 टू 231 एंड आर्टिकल 241। ये आर्टिकल डील करते हैं जुडिशरी से,
सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट्स जो कि स्टेट्स के होते हैं। अगर इनसे रिलेटेड आर्टिकल में हम कोई चेंज करते हैं तो भी हमें क्या चाहिए होता है, स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए होती है। देन है आर्टिकल 245 से 255 में, ये वो आर्टिकल होते हैं जो कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इस केस में भी हमें स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए होती है। 368 क्या है, 368 है कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे किया जाए। तो इससे रिलेटेड अगर किसी आर्टिकल में आपका चेंज होता है तो भी स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए होती है। फिर आपका 7th शेड्यूल में या 4th शेड्यूल में आप कोई चेंज लेकर आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो भी आपको स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए होती है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, फिर एक स्पेशल मेजॉरिटी से होगा जिसमें जो मेंबर अप्रूव कर रहे हैं उनके कम से कम 2/3 मेंबर जो है उसको एक्सेप्ट करें। फिर लास्ट होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी भी हो, साथ के साथ स्टेट का रेटिफिकेशन भी हो। इसकी कुछ कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी क्या क्या होती है, अगर प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो, या फिर लेजिस्लेटिव की पावर के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, या जुडिशरी से रिलेटेड हो, या फिर लेजिस्लेटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, या आर्टिकल 368 में कोई चेंज करना है, या शेड्यूल 7 में या शेड्यूल 4 में कोई भी चेंज करना है, तो फिर हमें रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अब जब ये पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो फिर बिल को जो है प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, और जैसे ही प्रेसिडेंट उस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड माना जाता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का प्रोविजन है। तो ना तो बहुत इसे एक्सट्रीम साइड की रिजिड साइड में रखा गया है, ना ही एक्सट्रीम फ्लेक्सिबल रखा गया है। हमने मिडिल कोर्स रखा है कि अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस हमें किस तरीके से जो है अमेंड करना है। अब मैं इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ बताऊंगी आर्टिकल 368 में। तो ये मैं बताती हूँ कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे थे तो फिर ये क्वेश्चन उठा कि क्या हम फंडामेंटल राइट को भी जो है अमेंड कर सकते हैं। एक्चुअली जो हमारा आर्टिकल 13(2) है वो कहता है कि हम कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करता है या उन्हें जो है एब्रीज करता है। तो सबसे पहले इसमें केस हुआ था सज्जन सिंह से पहले मैं एक और केस बताऊंगी, शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ तो इसको जो है चैलेंज किया गया। किस ग्राउंड पे चैलेंज किया गया कि ये जो है आर्टिकल 13(2) में जो लॉ वर्ड है उस कैटेगरी में आता है, तो उस कैटेगरी की वजह से हम जो है फंडामेंटल राइट में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस केस में मेजॉरिटी ऑफ द जजेस ने सुप्रीम कोर्ट की ये डिसीजन दिया कि नहीं, हम फंडामेंटल राइट में भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर ये चाहते कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में तो चेंज कर सकते हैं लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है फंडामेंटल राइट इसमें चेंज नहीं कर सकते, तो वो उसके लिए एक अलग से प्रोविजन बनाते हैं। लेकिन अलग से कोई प्रोविजन नहीं है। इट मीन्स कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ही फंडामेंटल राइट आते हैं तो हम फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर सकते हैं। फिर इसी लाइन में सेकंड केस हुआ सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। कौन सा केस हुआ? शंकर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो जब 17th अमेंडमेंट हुआ उस वक्त दोबारा से ये चैलेंज किया गया कि हम फंडामेंटल राइट में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्होंने शंकर प्रसाद, जो पहले डिसाइड हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट के टाइम पे जो केस हुआ था शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसी केस को जो है फॉलो किया और उन्होंने इस केस में सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में डिसाइड किया कि हम फंडामेंटल राइट को जो है चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बड़ा फेमस केस आया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। कौन सा आपका इंपॉर्टेंट केस आया? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें जो था, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्होंने जो है शंकर प्रसाद और सज्जन सिंह के केस में जो डिसीजन दिया था उसे बिल्कुल ओवर रूल कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है फंडामेंटल राइट में जो है चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो आर्टिकल 13(2) में जो लॉ वर्ड यूज किया है वो ऑर्डिनरी लॉ को भी इंक्लूड करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी इंक्लूड करता है और उसके हिसाब से हम चेंज नहीं कर सकते हैं।
तो इसीलिए फंडामेंटल राइट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हम टेक अवे नहीं कर सकते हैं, हम फंडामेंटल राइट को एब्रेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि यह हमारा जो डिसीजन है ये प्रोस्पेक्टिव डेट से लागू होगा, इस डेट से पहले जो भी डिसीजन हो चुके हैं वो मान्य होंगे, लेकिन इस डेट के आगे से जो है अब फंडामेंटल राइट में चेंज नहीं हो सकता। तो ये दो बड़े फेमस केस हुए थे, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। लेकिन इस वाले केस के थ्रू जो है पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट की पावर थी वो बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी। अब वो फंडामेंटल जो राइट होते हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं ला सकते थे। तो फिर 24th अमेंडमेंट किया गया जिन्होंने पार्लियामेंट की पावर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। अब उन्होंने आर्टिकल 13(2) में एक और क्लॉज इंसर्ट किया, क्लॉज 4, और उसने कहा कि ये जो 13(2) जो है रेस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं होगा, ये अब एप्लीकेबल नहीं होगा। और उन्होंने जो है इसमें आर्टिकल 368 में एक हेडिंग को इंसर्ट किया। पहले हेडिंग कहती थी कि जो है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अब इस हेडिंग को चेंज करके उन्होंने क्या बोला, पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर पावर टू अमेंड एंड व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक और इन्होंने इसमें अमेंडमेंट किया कि पहले कहा गया था कि बिल विल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट एंड ही शैल गिव हिज एसेंट, लेकिन अब इसे चेंज कर दिया गया क्योंकि पहले तो उनकी डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया गया था, लेकिन अब बोला गया कि बिल विल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट एंड आफ्टर हैविंग हिज कंसेंट ऑन द बिल। सो नाउ इट हैज बीन ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट to give his assent for the constitutional amendment relating with fundamental right। तो इस तरीके से इन केसेस के माध्यम से जो है ये अमेंडमेंट का प्रोसीजर बताया गया। तो आई थिंक कि अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो है अमेंडमेंट किस तरीके से करते हैं, और सिंपल मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से, और किससे करेंगे, आपका स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट से। और इसमें आप ये केस जरूर मेंशन करिएगा क्योंकि दीज आर द वेरी लैंडमार्क केसेस। फर्स्ट है शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेकंड है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, एंड थर्ड है आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।